नमस्कार, मैं शीतल सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम लोग केरल के बारे में बात करेंगे। हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे, राजू भाई से और हम लोगों की बात होती रहती थी कि केरल में ऐसा क्या हुआ कि वहां कुल 4 कैजुअलिटी है कोविड से, जहां फर्स्ट केस आया था और 30 जनवरी को ही आ गया था, और जहां के बच्चे वुहान में भी पढ़ते थे, वुहान से भी लोग वहां आए जहां ये एपिक सेंटर था इस क्राइसिस का। लेकिन केरल ने क्या किया कि वहां इतनी कम कैजुअलिटी हुई और केसेस भी बहुत नहीं बढ़े और सब कुछ कंट्रोल में है। मैक्सिमम लोग ठीक होके घर वापस लौट चुके हैं। कुल 2 दर्जन 3 दर्जन लोग अब अस्पतालों में रह गए हैं। इतना अच्छा रिजल्ट केरल ने कैसे दिया, इस पे बात होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग तो दूर से केरल को देख रहे थे, तो पढ़ के ही देख रहे थे। तो मैं इसका इंतजार कर रहा था। एक संयोग लगा कि वेंकटेश रामाकृष्णन हमारे पुराने दोस्त हैं, 30 साल से ज्यादा हो गया, और ये केरल के हैं, लेकिन उत्तर भारत इन्होंने हम लोगों से ज्यादा अच्छा कवर किया हुआ है। हिंदू अखबार के लिए काम करते हैं, उसकी मैगजीन फ्रंटलाइन में, और हिंदू के लिए लिखते पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं। तो वेंकटेश आज मिल गए हैं, तो हमने कहा कि वेंकटेश से ही हम समझते हैं कि केरल में दरअसल क्या रहा है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे हैं, प्रोग्राम में हम लोग पूछ पाएंगे, कुछ राजू भाई के भी हैं, और राजू भाई ने भी केरल पे काफी इन्होंने स्टडी कर रखी थी। हम लोग अकेले भी इस प्रोग्राम को करना चाह रहे थे, लेकिन वी आर लकी कि वी आर हैविंग वेंकटेश विद अस, तो अच्छा रहेगा। और हम लोग शुरू करते हैं। तो वेंकटेश, सबसे पहले ये बताइए, चूंकि आप यूपी, बिहार और पूरे उत्तर भारत से खूब परिचित हैं, केरल में और उत्तर भारत में बुनियादी फर्क क्या है, जो आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर नॉर्थ इंडियंस को, हमारे हिंदी ऑडियंस को बता सकें, क्योंकि हम इसको कितने भी अच्छे ढंग से बताएंगे, बता नहीं पाएंगे। ये जो केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, तो 1960s और 70s में अमर्त्य सेन जी जब नोबेल लॉरेट है, उसने केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बहुत पहले से बात किया था। तो वो केरला मॉडल डेवलपमेंट में बेसिक फोकस यही था कि ऐसे एक राज्य है केरला जहां इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं है, एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं है, तो ये तरफ मटेरियल डेवलपमेंट के जो चीज नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी, केरला के लोग बाहर में काम करते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं, वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी से चलता था। वो तो केरला का हिस्ट्री अब देखेंगे तो जी। लेकिन उसमें ये केरला मॉडल डेवलपमेंट में जो एम्फेसिस था एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पब्लिक हेल्थ पे और लिटरेसी पे, ऐसे ये जो फोकस जो था, ये जो नॉर्मल डेवलपमेंट पैरामीटर्स के बारे में जो लोग बोलते हैं, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जब आने बाद में डेवलप हुआ जी, उसमें ये एजुकेशन, ये हेल्थ वगैरह इश्यूज के फोकस में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बाद में आया। उससे कई साल पहले केरला में ये फोकस था। तो जो इंडस्ट्रियल और मटेरियल डेवलपमेंट कम होने के बावजूद वहाँ ये सोशल इंडिसेस बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा था जी। तो इसका बहुत सारे कारण है। केरला का एक प्रोग्रेसिव हिस्ट्री है। केरला का राजा लोग भी प्रोग्रेसिव थे, लेकिन ट्रावंकूर राजा लोग तो एजुकेशन पे एम्फेसिस दिए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज का काम बहुत हुआ था और केरला में बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज के अंदर से बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट 1920s 30s में जब मूवमेंट चल रहा था, उसी समय से था। और उसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट में 1940s के बाद में केरला में कम्युनिस्ट मूवमेंट भी बहुत स्ट्रांग हो गया। केरला का पहला गवर्नमेंट भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था। इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड elected communist government in the world. First was in Guyana in West Indies. तो ये स्ट्रीम था। ये स्ट्रीम का कंटिन्यूएशन में 2-3 चीज वैसे कंसिस्टेंटली केरला में, तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो शिफ्ट होता रहता है। नो गवर्नमेंट हैज बीन रिपीटेड। तो एक बार कांग्रेस लेड गवर्नमेंट होगा तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगा, ऐसे रोटेशन होता है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आया है, सारा गवर्नमेंट का ये जो ये पॉइंट्स पे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसका एम्फेसिस था। और जब मैं उत्तर भारत के मुकाबले में देखता हूँ कि ये एम्फेसिस एक बहुत बड़ा चीज है। दूसरा चीज है
ये लोकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लोकल बॉडीज, पंचायत हो, म्यूनिसिपालिटी हो, रिटायर हमारा सिस्टम जो लोकल बॉडीज का सिस्टम, इससे ज्यादा इफेक्टिव मेरे ख्याल में कोई दूसरा स्टेट में नहीं है। और जनता बहुत अवेयर है, और जैसे बोला कि ये एम्फोसिस ऑन एजुकेशन, लिटरेसी वगैरह, जनता बहुत अवेयर है। पब्लिक केस जो पॉलिटिशियन के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर जो हमेशा होता है वो तो स्टेडी एंड कंसिस्टेंट है। तो जैसे उत्तर भारत में आप करप्शन का स्कैंडल्स सुनते हैं, उस लेवल का, उस स्केल का करप्शन आपको केरला में देखने को मिलेगा। अच्छा, पब्लिक केस बहुत always it will be there. Look at the history of Kerala over the last from the first government 1957 का गवर्नमेंट से अभी तक देखेंगे तो ये जो नॉर्थ में आप जो देखते हैं कि इस तरफ का करप्शन का, ब्लैक करप्शन का वो सिस्टम नहीं हो रहा। तो ये सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो इस बार तो क्या हुआ है, ये कोविड-19 आने के बाद, ये तो हमारा एक्सपीरियंस भी था पिछले साल, निपा वायरस से भी केरला का गवर्नमेंट मुकाबला किया था और बहुत सक्सेसफुली उसको ओवरकम किया था। एक चीज तो बताना पड़ेगा, ये जो हिस्ट्री का स्ट्रेंथ है, ये सिस्टम्स इतने सालों से, करीब 60-70 सालों से सिस्टम्स डेवलप होने का फायदा है, लोकल डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का फायदा है, और उसके सब प्लस में इस बार सप्लीमेंट्री फैक्टर है ये जो करंट गवर्नमेंट का लीडरशिप। मेरे ख्याल में पिनराई विजयन और हमारा हेल्थ मिनिस्टर टीचर दोनों जिस तरह का लीडरशिप दिया है, they work for something like every day they work for some 19-20 hours they are working, both of, I mean the entire missionary, and very dedicated bureaucracy is also there. Sharma ji is here, so he'll be able to throw light on the Kerala bureaucracy, I suppose. So ये सब cumulative, ये सब factors के basis में केरला का ये रिकॉर्ड है। आपके हिसाब से ये जो बिहार है या यूपी है, आप दोनों ही कवर करते हैं, इनको अभी कितने 100 साल लगेंगे केरल जैसा कुछ? नहीं, मेरा जो, मैं जैसे आप जानते हो, मैं यहाँ का हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का एक स्टूडेंट हूँ, मैं 30 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरे को उसी समय से जब हम साथ में सफर करते थे 1980s में, यूपी की कोने कोने की जगह पे हम लंबे चलते थे, उस समय से मेरे को तो मेरा एक निर्णय था और अनुमान था कि ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो दक्षिण भारत में हुआ, जैसे केरला में हुआ श्री नारायण गुरु का लीडरशिप में, और तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर का लीडरशिप में हुआ, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो दक्षिण भारत में खास करके केरला और तमिलनाडु में हुआ, उसका तुलना करने वाला कोई रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट उत्तर भारत में नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल में तो, क्योंकि ये जो दलित असर्शन और वो बैकवर्ड कास्ट असर्शन सब बाद में आया उत्तर प्रदेश और बिहार का पॉलिटी में, वो पॉलिटिकल मूवमेंट के हिस्से होकर आया, और उसमें ये पार्टी पॉलिटिक्स का ज्यादा हिस्सा हो गया और सोशल रिफॉर्म का हिस्सा कम हो गया। मेरे ख्याल में कांशीराम को छोड़ के और मुलायम सिंह या लालू प्रसाद यादव का अर्ली पीरियड्स को छोड़ के ये सोशल रिफॉर्म का ये सोसाइटी में ये कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करने के लिए एक पर्पसिव चीज नहीं था। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स व्हिच हैज पुल्ड डाउन यूपी एंड बिहार, एंड अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो इस तरफ, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पावर, उसके ऊपर जाके ये सोशल स्ट्रक्चर में ये कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट का हायरार्की को तोड़ने के लिए, इनफैक्ट एज अंबेडकर वुड हैव सेड, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करने के लिए एक मूवमेंट नहीं होगा, तो तब तक मेरे ख्याल में ये डेवलपमेंटल इम्बैलेंस रहेगा ही रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो वेंकटेश बता रहे हैं केरल के बारे में, आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या लगता है, यहाँ और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क? देखिए, 2 या 3 या 4 या 5 बात जल्दी बता दूं। पहली चीज तो केरला और उत्तर भारत में तो बुनियादी बहुत बड़ा फर्क है। कल परसों ही एक रिपोर्ट आई जिसने इन्फेंट मोर्टेलिटी 7 है केरला की, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। नॉर्थ में 32, 33, 30 वगैरह है।
जी। हेल्थ में उनके जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, सोशल मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म्स हैं, वो कहीं ज्यादा आगे हैं। जहाँ तक कोविड, मुझे याद है जब मैं हमारे मित्र हैं केरला में, हमारे बैचमेट्स हैं जिनके टच में मैं रहता हूँ, और कोविड के मामले में मैं काफी न केवल पढ़ा है बल्कि उनसे बात करता रहता हूँ। मुझे याद है मैं पहली बार जब केरला अपने मित्रों से मिलने गया था जी, तो हमको हैरत हुई थी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को कि वहां पे चीफ सेक्रेटरी या कलेक्टर या सीनियर ऑफिसर्स के पास कोई सरकारी आवास ही नहीं होते, वो प्राइवेट घरों में रहते हैं। आप शीतल जी ये इसको मतलब इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आज चूंकि आपका सानिध्य या संपर्क उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट से रहा है। जी जी जी। तो ये परिस्थितियां थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वेंकटेश ने जो बातें बताई, जितनी मैं सुन पाया, केरला की जो मॉडल है और परफॉर्मेंस है कोविड के संदर्भ में, वो विकसित देशों से भी बेहतर है, बल्कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज तो है ही, और उसकी तुलना की जा रही है ताइवान से, साउथ कोरिया से, स्वीडन से और दूसरे कुछ ऐसे देशों से। और उसको एक तो केवल HDI बेहतर है, इससे पूरी बात नहीं बनती जी। मेरे ख्याल से केरला का जो मॉडल है उसकी, और ये एक बहुत बहुत बड़ी दुखदाई चीज है कि पॉलिटिक्स के कारण केरला मॉडल की चर्चा भारत सरकार से निष्कासित करने का प्रयास लगातार हो रहा है, बल्कि उनके काम में रोड़े ही अटकाए जा रहे हैं। जितनी रिसर्च अब तक हुई है, जितना एक्सपीरियंस अब तक हुआ है, उससे ये सिद्ध हो गया है कि लॉकडाउन तो केवल चीजों को डिले करता है। शायद लॉकडाउन मोर्टेलिटी को या जितने लोग अफेक्ट होते हैं उसको कम भी नहीं करता है, अगर करता है तो बहुत मिनिस्क्यूल। तो जो स्ट्रेटजी पहले जमानों में अप्लाई की जाती थी किसी भी पेंडेमिक या एपिडेमिक के लिए, वो ये होती थी कि आपके एपिडेमियोलॉजिस्ट या आपके एक्सपर्ट्स, आपके डॉक्टर्स, आपका जो फील्ड का एजेंसी है सरकारी और पंचायत वाली, और पब्लिक जो है कम्युनिटी जिसे कहते हैं, ये तीनों लोग मिलके कंटेनमेंट स्ट्रेटजी चलाते हैं। कंटेनमेंट का मतलब हुआ कि खबर कोवर्शन से या डंडे से या सर्वेलेंस से नहीं आती, खबर लोग लेके आते हैं, मतलब सबका साझा हो जाता है। पता चलता है कि कहीं आउटब्रेक हुआ तो तुरंत प्रोटोकॉल्स उनके होते हैं, वो उस एरिया को कंटेन कर लेते हैं, आइसोलेट करते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं। ये ही एकमात्र स्ट्रेटजी है जो कि दुनिया में जहां भी अच्छा काम हुआ है काम कर रही है और आगे भी। केरला ने लगभग इसको परफेक्टली किया है। उसमें एक तो स्ट्रेंथ यही है कि वहाँ का जो पंचायत सिस्टम है, वहाँ का जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, वहाँ जो ये भावना सोशल वर्क की जो भावना है, वहाँ के चर्चेज हैं या वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगातार इस तरह के काम में जुटे रहते हैं। उनको प्रायर एक्सपीरियंस इबोला का या नीपा वायरस का या फ्लड से जो डील किए थे पहले से। और सबसे बड़ी बात जो लीडरशिप की आती है, तो वेंकटेश जी ने सही कहा और मैं इस पे मोहर लगाऊंगा कि जो चीफ मिनिस्टर है और जो वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने हीरोइक काम किया। वो दुनिया के अग्रणी लीडर्स में हैं कोविड मैनेजमेंट के लिए। मतलब उनको उच्चतम मेडल या रिकग्निशन इस काम के लिए मिले तो वो कम है। हर क्षेत्र में वो इस मैनेजमेंट में सक्सेसफुल हैं अभी तक, जबकि उनके पास बाहर से लोग आ रहे हैं, डेथ्स बिल्कुल कम है, टोटल कंट्रोल में है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके काम में हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो मेरे हिसाब से केरला के पास इतनी सक्षम है वो सरकार और वहाँ के लोग कि वो नॉर्मल परिस्थितियां जुटा के और इस वायरस के साथ रहना भी इस देश को सिखा दे। तो ये केरला की कहानी है। अब ये नेशनल पॉलिटिक्स के संदर्भ में ये प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, लेकिन जितने लोग इन चीजों से चिंतित हैं दुनिया भर में और जितने ज्ञानी महिषी लोग हैं, वो सब इसको देख रहे हैं और इसको स्वीकार कर रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोविड मैनेजमेंट सिस्टम्स जो केरला इस समय चला रहा है।
अच्छा वेंकटेश, बहुत थॉरो बताया राजू जी ने। राजू जी भी बहुत फॉलो करते रहते हैं केरल को और सबको। हम लोग अकेले ही करने वाले थे, आज आप मिल गए तो बहुत बढ़िया है। ये जो कॉन्टिन्यूटी है वहां, कई बार सरकारें बदली हैं, कांग्रेस की आती है फिर लेफ्ट की आती है, लेकिन ओवरऑल जो केरल की ग्रोथ का एक मॉडल बना हुआ है उसमें कोई बहुत बुनियादी शेकिंग नहीं होती, जैसी हम उत्तर भारत के राज्यों में देखते हैं कि मुख्यमंत्रियों के बदलने के साथ या तो डिटोरिएशन, हालांकि मोस्टली डिटोरिएशन ही हुआ है वहां, तमाम तरह के, चाहे करप्शन में हो या किसी चीज में हो, इंफिनिटी क्या कह सकते हैं, इस लेवल तक हर चीज है वहां। एकदम बुनियादी फर्क जो बातचीत से नजर आ रहा है एकदम, क्योंकि नॉर्थ का आदमी तो केरल को सिर्फ इतने से जानता है कि मिशनरी स्कूल एक होता है जो बहुत अच्छा होता है, जहाँ अंग्रेजी अच्छी पढ़ाई जाती है, और एक मिशनरी अस्पताल होता है जहाँ अच्छा उसका इलाज हो जाता है। अभी तक वो केरल को इससे आगे, वो राजू भाई ने बिल्कुल सही कहा कि और दोनों स्कूल में भी और हॉस्पिटल में भी केरला का स्टाफ ज्यादा होता है। वो तो राइट है। तो मैं ये कह रहा था कि केरला को हम नॉर्थ में सिर्फ इसी से जानते हैं, और नॉर्थ की जो पॉलिटिक्स है जो नंबर्स की वजह से डोमिनेट करती है कंट्री को, वो इन फैक्ट्स को, जो फैक्ट्स दुनिया में पता है लेकिन भारत में नॉर्थ को ही नहीं पता है कि केरल में क्या क्या हो रहा है। 3 टायर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो रेगुलर फंक्शनल है, सरकारों के बदलने से उसमें कोई बहुत फर्क नहीं आता, करप्शन चेक किया जा सकता है इसी डेमोक्रेटिक सेटअप में, और डेमोक्रेटिक सेटअप में उसके लीडर इतने अकाउंटेबल हो सकते हैं कि 19-19 घंटे 18 घंटे काम करते हुए नजर आ सकते हैं ईमानदारी से। तो ये जो चीज है जो एक कल्पनातीत लगती है, मतलब आउट ऑफ बॉक्स लगती है नॉर्थ में, ये मैं फिर वेंकटेश तुमसे वही पूछूंगा कि अभी ये तो तुमने सही कहा कि यहाँ कोई सोशल मूवमेंट नहीं हुआ, अभी कोई संभावना भी नहीं है, तो हम कितने साल पीछे हैं केरल से? 50 साल, 40 साल, 100 साल, या हम कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे? नॉर्थ में ऐसे ही रहेगा? नहीं, वो तो ट्रैजेक्टरी तो अलग अलग है ना, तो दो अलग ट्रैजेक्टरी है, तो हम कैसे उसको कंपेयर करें? कंपेयर करने का कोई ये नहीं है। एक दो चीज मैं बताता हूँ। जब भी उत्तर भारत में यूपी और बिहार में गवर्नमेंट का चेंज होता है, एक चीज हम सब देखे एज जर्नलिस्ट, तुरंत ब्यूरोक्रेट्स का ऊपर से नीचे तक तबादला, ट्रांसफर ये होने का शुरू हो जाएगा, और महीने में होगा 40-50, और एक साल के अंदर 300-400 लोगों को इधर उधर ट्रांसफर करके। केरला में ये जो लास्ट गवर्नमेंट उमन चांडी का गवर्नमेंट था, कांग्रेस का लीडर था, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उमन चांडी लीडर था, और पिनराई विजयन का गवर्नमेंट टेक ओवर किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में, जो हम यूपी में पंचम ताल बोलते हैं, जो चीफ सेक्रेटरिएट में ऐसा कंटिन्यूटी है जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी उमन चांडी का भी एक आदमी था, वही आदमी पिनराई विजयन का भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी है। उसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशंस नहीं होते। तो ये जो मेरे ख्याल में तो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी में ड्रामेटिक शिफ्ट 1991 में जब नरसिम्हा राव का सरकार आया था, उस समय से वो लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आया, उसी से ड्रामेटिक शिफ्ट हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी में हुआ। अब तक कांग्रेस का पॉलिसीज तो मोर और लेस कह सकते थे। केरला में एक फायदा ये है, केरला में बिकॉज ऑफ दिस, मैंने बोला कि ये जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स बोला, जो पब्लिक गेज ज्यादा है, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस पॉलिटिक्स इज मच हायर, ये सब फैक्टर्स के कारण केरला का कांग्रेस गवर्नमेंट का भी पॉलिसी पैरामीटर्स मोर टुवर्ड्स द नेहरूवियन साइड है, इवन आफ्टर 1990। अच्छा, तो वो नेहरूवियन सोशलिज्म का जो ब्रॉड पैरामीटर्स को उसने छोड़ा नहीं। तो आप ये जो आप पूछ रहे थे क्या फर्क है और कितने साल का एक गैप होगा, मेरे ख्याल में तो जो पैरामीटर्स जो हमने हमारा इंडिपेंडेंस का आने के बाद ये ब्रॉड नेहरूवियन सोशलिज्म का जो मॉडल हमने अपनाया, हमारा बहुत जबरदस्त रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने, ये सब बेसिकली पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए पॉलिटिक्स चलता है केरला में, और उसको पैरामीटर्स को फॉलो करते गवर्नेंस भी चलता है। तो मेरे ख्याल में वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन केरला एंड अदर प्लेसेस। राजू भाई, कुछ आप कहना चाहेंगे इस बात पर? हाँ,
शीतल जी, ऐसा नहीं है कि केरला की आगामी या इस समय की या पहले की दिक्कतें नहीं है। वहाँ भी एक पर्यावरण को लेके वहाँ की बड़ी सेंसिटिव इकोलॉजी है, उसका दोहन या उसका मिसयूज वगैरह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ करप्शन नहीं होता या वहाँ स्कैंडल्स नहीं होते, वो भी एक इशू है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड यूनियन और जो रूलिंग स्पेशली सीपीएम के जो रिलेशंस हैं उसके भी इश्यूज रहते हैं। और अभी आगे जो इनको प्रॉब्लम आने वाली है वो जो गल्फ से अब रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं और उनमें से हो सकता है कि बहुत से लोग ना जा पाए वापस, वो अब लौट आएंगे तो एक सोर्स जो पैसे का था जो केरला में साफ दिखाई देता है वो ड्राई अप होगा। लेकिन अच्छी बात ये है इस चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट की जो लीडरशिप है कि वो लोग एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं, उनको इन सब चीजों का अंदाजा है। वो ऑलरेडी आगे 1 साल 2 साल के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि हमारे सोर्सेज ड्राई अप होंगे, ये लोग आएंगे, इनको काम की जरूरत होगी, ये कैसे सेटल करेंगे। अच्छा, जो माइग्रेंट चले गए हैं जिनसे चीप लेबर होता था वो कैसे दोबारा आएगा। एक एडवांटेज केरला का और जिसको हमने टच नहीं किया है जो कि ज्वलंत है कि वहाँ पे जो कम्युनल वाली बात है वो नहीं है। वहाँ की जड़ें, सेक्युलर जड़ें और 3, 4, 5 कम्युनिटीज सालों साल नहीं शताब्दियों से साथ रहने की वहाँ पे एक और जो हर ऐसे प्रदेश में होता है जो कि ट्रेड से जुड़ा रहा है, समुद्र के किनारे है, तो वहाँ क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि वो इश्यूज अभी वहाँ पर, हालांकि हमारी सैफरन पार्टी पूरी कोशिश में रहती है कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन अभी तक उसको सक्सेस नहीं मिल पाई है, होपफुली नहीं मिलेगी। तो चैलेंजेस हैं वहाँ उसके सामने, लेकिन विशेष रूप से पहले भी बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर सीपीएम के रहे हैं कि जो अभी राजू भाई ने इशारा किया कि सैफरन सर्ज वहां एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता चाहे कितनी ही कोशिश कर ले। इसको न्यूमेरिकली आप क्या बताएंगे कि क्या संभावनाएं हैं मैक्सिमम? तिरुवनंतपुरम में एमपी हो जाएगा बीजेपी का कि नहीं होगा? लगता नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी जो संकट में जिसको ये लोगों ने जो एटीट्यूड लिया है, बीजेपी की लीडरशिप ने जो एटीट्यूड लिया है शुरुआत में ये लोग तो ये सरकार का जो भी इनिशिएटिव्स थे उसको सब नकारा करके, उसको डाउनग्रेड करके, उसको नीचे दिखाने का प्रयास किया। लेकिन चलते चलते पॉपुलर अप्रिसिएशन ये सरकार का काम के ऊपर इतना ज्यादा आ गया, अभी इसका लीडर्स भी ये मानते हैं कि सरकार ने सही काम किया है, सरकार ने काम किया है। और फिर जैसे शर्मा जी ने पहले बोला था, ये सेंट्रल असिस्टेंस तो डिनाई करते हैं और इवन बोरोइंग का भी बाधा लगा दिया है। ये सब चीजों में केरला का गवर्नमेंट सेंटर के ऊपर प्रेशर डालती रहती है, लेकिन यहाँ तो बिकॉज ऑफ एविडेंटली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस ये सब मानते नहीं है। लेकिन शर्मा जी ने जो बोला था कि ये जो फोरसाइट और प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग जो इसका है, ये जैसे शर्मा जी ने बोला, मैं जानता हूँ कि जो वहाँ का गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, कम से कम 3-4 साल आगे का प्लानिंग, और जैसे ये लोग आते हैं जिसको कैसे किस तरफ का वोकेशनल ट्रेनिंग एंड गाइडेंस इधर दे सकता है, ये सब की चीज में बारे में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स अभी से तैयार है। और जैसे अभी लास्ट 3 डेज में जो हमारा एक्सपैट्रिएट्स आना शुरू कर दिया, और जितने भी केसेस आया, हम 0 में आ गए थे, 0 से अभी तो लास्ट 3 डेज में हमारा 3 केसेस 4 केसेस आ रहा है, लेकिन एक सारे केसेस बाहर से आने वाले लोगों का, और उसको जो फैसिलिटीज दिया है, ये मैं बताऊंगा कि ये केरला का लोकल चैनल्स में ये एक्सपैट्रिएट्स को जब क्वारंटाइन करने का जो फैसिलिटी किया है, और वो अमेजिंग, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मेरे ख्याल में इससे फुल प्रूफ सिस्टम वर्ल्ड में नहीं है। दूसरा दोस्त का मदर कोयम्बतूर से, चेन्नई से आई थी बाय रोड, और उसका हमारा केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर है, वालियार करके एक फॉरेस्ट है, वहां से ये क्रॉस किया
और उसका घर पहुंचने का 1.5 घंटे का टाइम था। तो बाय द टाइम शी वाज रीचिंग, अपना घर पहुंचे, हेल्थ ऑफिशियल्स और पुलिस वाले वहां वेट कर रहे थे उसके लिए। ये जो माइग्रेंट लेबर वाला इशू है, ये सारे सदर्न स्टेट्स में इंडस्ट्री रह गई है, केरल में भी है। तो ये जो हमारा माइग्रेंट लेबर वाला सवाल है केरल में, वो उन्होंने कैसे सेटल किया? क्योंकि एक दिन तो वहां भी, 1-2 दिन वहां भी हल्ला हुआ था। तो उसमें क्या किया, ये जो जब 1-2 दिन हल्ला हुआ था, उसके बाद तुरंत कम्युनिटी किचन में भी बंगाली कुक, उड़िया कुक, सबको ये माइग्रेंट वर्कर्स का ग्रुप से ही उसको निकाल के वहाँ एक किचन में एक कम्युनिटी का एक स्टेट का आदमी को लगा दिया। हाँ, और वो लोग अपना टीम से अपना प्रदेश का खाना बनाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहिए राजू साहब, कुछ कह रहे हैं? जी आप, हाँ शीतल जी, आप कोई वीडियोस केरला के ऐसे नहीं यूजुअली देखेंगे जो कि बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय किस्म के होते हैं, जिनको देख के आप अपने कार्यक्रम अक्सर शुरू करते हैं। जी जी। और जहाँ तक प्रवासी मजदूर की बात है, आप रिस्पांस का डिफरेंस देखिए। उत्तर के जो राज्य है, भाषा शासित राज्य, खास तौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन्होंने सबसे पहले तो अपना वो ऑर्डिनेंस या बदलाव के लाके एक तरह से इनडायरेक्ट बॉन्डेज के ड्राफ्ट जो पास हुआ है ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश का, 2 पेज का ऑर्डिनेंस पास किया है उन्होंने। उस ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे तो हैरत ही नहीं, आतंक सा होता है उसको पढ़ के कि कोई कानून के जरिए ऐसा चीज लिख सकते हैं जो ये बेसिकली कह रही है कि हम ये घोषणा करते हैं या हम ये नॉर्म एक बनाते हैं कि एम्प्लॉयर या जो भी व्यक्ति प्रोडक्शन करना चाहता है या जो भी एंटरप्रेन्योर है, वो केवल एक चीज करते हैं कि मिनिमम वेज दे दे। मिनिमम वेज का मतलब है कि जितने लोग मिनिमम वेज से ऊपर पा रहे हैं उनकी आप कम भी कर दीजिए, और उनके कॉन्ट्रैक्टर ले आए, उनका लेबर जहाँ से भी लाना है जैसे हमेशा से लाते थे वो वहां रहेंगे, और उन मिनिमम वेज आप देते रहो। उसके बाद उन वर्कर्स को कोई शिकायत करने का अधिकार नहीं है। अगर वो कुछ उद्दंडता करते हैं, कोई समस्या करते हैं, कोई यूनियन वगैरह की बात करते हैं, तो आप हमसे कहिए, तो गैर कानूनी है, क्योंकि कोई कानून तो लेबर लॉ लागू है नहीं। तो ये ऐसे चीजें पारित नॉर्थ में हो रही है। और दूसरी तरफ आप वहां देखिए दक्षिण के राज्यों ने क्यों नहीं ऐसा कोई लॉ, न केवल केरला बट कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उनके दिमाग में तो ऐसी चीजें नहीं आई। तो इससे फर्क पड़ता दिखता है कि एक फ्यूडल एक्सप्लॉयटेटिव एक्सप्रोप्रिएट करने वाला जो सिस्टम होता है, जो सब कुछ चूस लेना चाहता है, इसकी मानसिकता यही होती है। तो जो इनकी असलियत है उत्तर भारत के राज्यों की, उनका जो फ्यूडल बेस है, उनका जो एक्सप्लॉयटेटिव बेस है, वो सामने आया। उन्होंने उस तरह के कानून बनाने का प्रयास किया है, शुरू किया है। दक्षिण में जहाँ सोशल रिफॉर्म्स हैं, केरला तो खैर दूसरे राज्यों से भी आगे है, वहां इसकी जगह वो लोग पुनर्वास की बात कर रहे हैं, उनको खपाने की बात कर रहे हैं, उनके रिलीफ पैकेज की बात कर रहे हैं, उनके रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन तरीके से उसको देख रहे हैं। तो ये चीजें तो साफ दिखाई दे ही रही हैं माइग्रेंट वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट। और भारत सरकार में कल मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की, और आश्चर्य का विषय है कि शायद उन्होंने कोई शब्द मानव स्वभाव वर्ड का इस्तेमाल किया, और प्रवासी जो अब और भी ज्यादा संख्या में जगह अजीब टाइप के वाहनों पर 2000 किलोमीटर चले जा रहे हैं, निकलते आ रहे हैं, उसके बारे में हमारे माननीय पीएम कुछ कहते ही नहीं है, जैसे कोई समस्या ही नहीं है, कोई नॉर्मल चीज। चलिए इसी के साथ इसको समेटते हैं। अब बहुत अच्छी चर्चा हुई और बड़ा मजा आया, और थैंक यू वेंकटेश, आप मिल गए आज। तो आज केरल को हम लोगों ने केरल की भाषा में समझ लिया, और राजू भाई तो रहते ही हैं, अच्छा लगा। थोड़ी बहुत दिक्कत कर रहा था, लेकिन कुल मिला जुला के बात बन गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दोनों का धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेंकटेश। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।